नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है। बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। लगातार जो है महाराष्ट्र प्रवास किए हैं, लगातार जो है महाराष्ट्र के लोगों के संपर्क में रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव बेहद नजदीक है, किस तरह सब देख रहे हैं? महाराष्ट्र के लोगों के संपर्क में थे आप, महाराष्ट्र के वोटर्स का मूड क्या है? इस बार जो है चुनावी गाड़ी जो है किस तरफ भाग रही है? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो एक जो राजनीतिक समीकरण बना हुआ है, बहुत कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। आप लोग तो कांटे की लड़ाई हरियाणा में ही बता रहे थे, मध्य प्रदेश में ही बता रहे थे, लेकिन जनता का जो मूड होता है, जनता उस हिसाब से काम करती है। और वहां की आम जनता मोदी जी के विकास से, मोदी जी के कार्य से, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो हमारी सरकार ने जीता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं। मैंने लगभग 15 दिन में प्रवास किया हूं और उस हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। इसमें कोई शंका नहीं है। वहां के लोगों ने मन बना लिया है। अब कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, आप वहाँ पर जो है जमीनी सर्वेक्षण किए, जमीन पर आप जो है लगातार देख रहे हैं। हो सकता है दिवाली बाद फिर आप वहाँ पे निकल जाएं, 1-2 दिन के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ आपको लगा वहाँ के वोटर्स का मूड क्या, मतलब वहाँ जमीनी वोटर्स किस तरफ भाग रहा है? देखिए, जो जमीनी वोटर है, जो आम मतदाता है, वो मोदी जी की योजनाओं का लाभ पाया है और उसके जीवन में खुशहाली आई है। जैसे लाडली बहना योजना में हमको कई ऐसी बहनें मिली, हर जाति की, हर वर्ग की मिली। साउथ की मिली, बंगाल की मिली, मराठी मिली, उत्तर भारतीय मिली। सबको हमने देखा कि जिस तरीके से बिना भेदभाव के 7500-5500 रुपये सबको मिला, उससे वो बहन जो है अपने घर का किराया, अपने बच्चों की फीस, दवाई, दर्पण, घर के अन्य जो सामग्री है उसको खरीदने का काम किया उस बहन ने। उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है ये जो लाडली बहना योजना के द्वारा। और लाडली बहना इतनी प्रसन्न है कि लाडली बहना सबने मन बनाया है, ठाना है कि हमको भाजपा को लाना है। और आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे भी परिवार मिले जो भाजपा को वोट नहीं देते थे, जो इसके पहले कांग्रेस को वोट देते थे, या उद्धव ठाकरे के समर्थक थे, या दूसरे दल के समर्थक थे। आज उन्होंने भी मोदी जी की योजना, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड का हो, चाहे लाडली बहना की योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, चाहे 3 सिलेंडर फ्री देने का मामला हो, इन सब को देखते हुए हर जाति, हर वर्ग ने यह तय कर लिया है कि हमको कमल खिलाना है, भाजपा को जिताना है और भाजपा की वहाँ सरकार बनानी है। तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी जीत होगी, जो किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। हरियाणा में किसी ने कल्पना नहीं किया था, सेम वही महाराष्ट्र में भी होने जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये बता दीजिए सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव में कहीं कहीं जो है 9 सीटों पर डेट का अनाउंसमेंट हो गया, सब सारी चीज़ें हो गई। 9 सीटों की बात होगी, साथ ही साथ में बात होगी मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर पर लगातार जो है विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और सत्तारूढ़ पार्टी जो है, जो सत्ता पे काबिज है, उसके दबाव में कुछ जो है चीज़ें ऐसी हुई कि विपक्ष का लगातार ऐसा आरोप है कि जिसकी वजह से चुनाव टाला गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव को? कहीं कहीं अयोध्या में जब से समाजवादी पार्टी के सांसद हुए हैं अवधेश प्रसाद, बड़ी हाईलाइटेड सीट हुई है और उसके बाद से जो है अखिलेश यादव लगातार उनको अपने साथ में लिए जाते हैं। कहीं कहीं एक पोस्टर बॉय की छवि में वो आ रहे हैं, भले ही एजेड है तो। लेकिन किस तरह से आप इसे पूरी तरह से देख रहे हैं? कहीं कहीं मिल्कीपुर का चुनाव एक सवाल तो खड़ा ही करता है, जो विपक्ष जैसा भी मानता है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मिल्कीपुर की सीट इसके पूर्व में भाजपा की थी और मैं 2017 में विधायक था। गोरख बाबा वहाँ पर विधायक थे जी। और अब की बार गोरख बाबा बहुत कम मतों से वहाँ पर चुनाव हारे हैं और वो भाजपा की सीट है और हमको कोई वहाँ लड़ने से परहेज नहीं है और वो भाजपा की सीट है, भाजपा वहाँ जीतेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब रही बात यह है कि उसमें चूँकि जो मेरी पूरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से वहाँ मामला कोर्ट में कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने वहाँ पर चुनाव नहीं कराया है और हमारी सबसे सेफेस्ट सीट जो है मिल्कीपुर है और जहाँ हम 100% जीत तय है, 100 क्या है, 110% जहाँ जीत तय है, वहाँ भाजपा क्यों चाहेगी कि वहाँ चुनाव ना हो?
और रही बात विपक्ष की क्या बात करेंगे। तो जब से भाजपा की सरकार बनी है, इनका आरोप इलेक्शन कमीशन, ईवीएम ये तो यही करते हैं। जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम के बारे में नहीं बोलते हैं, जहाँ ये हारते हैं ईवीएम के ऊपर ठिकारा फोड़ते हैं, इलेक्शन कमीशन को गरियाते हैं। लेकिन हम लोग संविधान के पुजारी हैं। ये लोग संविधान की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। मौखौल संविधान का उड़ाना कांग्रेसी और सपाइयों से कोई सीखे। ये लोग संविधान का मौखौल उड़ाते हैं। हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, हम लोग आरक्षण का सम्मान करते हैं। और रही बात है कि हम लोग चुनाव आयोग या ऐसी कोई भी संस्था हो, हर संस्था का जो हमारे संविधान में है, ऐसी सभी संस्थाओं का हम लोग सम्मान करते हैं। और अगर उन्होंने निर्णय लिया है कि चुनाव बाद में कराएंगे, तो चाहे जब चुनाव होगा भाजपा की उस सीट है, भाजपा वहाँ जीतेगी। बाकी जो 9 सीटों पर चुनाव की बात हो रही है, उसमें अगर मैं कहूँ तो मैं 100% तो नहीं कह सकता। कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की परंपरागत है, 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो लगभग अगर मैं कहूँगा तो 7 सीटें भाजपा की हैं। 1-2 सीटें जो परंपरागत सीटें हैं, जहाँ जाति और तमाम तरीके का होता है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी जाति की बात करती है, तो कहीं 1-2 सीटें वो भले वो निकालने। बाकी लगभग मैं समझता हूँ कि हमारी सीटें लगभग हमारी ही सीटें हैं, भाजपा की सीटें। बड़ी बात करें आप। हाँ, मैं 9 सीटें में तो 7 सीट भाजपा जीतेगी। 1-2 सीट जो उनकी परंपरागत है वही वो जीतेंगे बस। बाकी 7 सीटों में भाजपा की ही जीतेगी। झारखंड चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? कहीं कहीं अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की बात हुई, यूपी की बात हुई, झारखंड में भी चुनाव है। झारखंड में कहीं कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस की गठबंधन में। किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? झारखंड में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और जो शिबू सोरेन के सारे सिपा सलार थे, जो सहयोगी थे, और उनके बेटे ने जिस तरीके से सब पर अतिक्रमण करके तानाशाही राज अपनाया है, शिबू सोरेन के पुराने साथी भाजपा में आ गए हैं। उन लोगों का आरोप है चंपाई सोरेन को आप लोगों ने फोड़ लिया। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, शिबू सोरेन के जितने भी साथी थे, हेमंत सोरेन ने जो वर्तमान सीएम है वहाँ के, उन्होंने सबके साथ आताताई और एक प्रकार से हिटलर शाही का काम किया है। और उसी तरीके से आम जनता के साथ भी उन्होंने हिटलर शाही का काम किया। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा उन्होंने पार कर लिया है। और हेमंत सोरेन के प्रति बहुत नाराजगी है। मैं शिबू सोरेन का सम्मान करता हूं, लेकिन शिबू सोरेन के विपरीत जाकर के हेमंत सोरेन ने झारखंड का नाश किया है। और मैं यह समझता हूं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन के जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ एक जनता आगे आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की वहाँ सरकार बनने जा रही है। तो बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी की तरफ से। इनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में भी सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे, झारखंड में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से अगर बात की जाए तो 7 से 8 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, ऐसा मानना है विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी का। अब देखिए हकीकत क्या कुछ है, परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।